Physics, chapter number 11. The name of the chapter is Heat, the remaining part. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Now we are starting question number 7 of chapter number 11 of Physics. The name of the chapter is Heat. Question number 7 is state and explain the following laws. Number 1 Boyle's law, number 2 चार्ल्स लॉ. अब हम बॉयज़ लॉ को एक्सप्लेन करते हैं, स्टेटमेंट और उसकी एक्सप्लेनेशन को देखते हैं. अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ बॉयज़ लॉ, द लॉ स्टेट्स दैट द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस is inversely proportional to its pressure provided the temperature is kept fixed. This is the statement of Boyle's law. ये बॉयज़ लॉ की स्टेटमेंट है. इस स्टेटमेंट के मुताबिक जो वॉल्यूम है गैस का वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और टेम्परेचर जो है वो इस स्टेटमेंट के मुताबिक वो कांस्टेंट है. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी गैस के वॉल्यूम को जब हम इंक्रीज़ करते हैं तो उसका प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, और इसी तरह अगर प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो उसका वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा. तो यहाँ पर जो कंडीशन है वो टेम्परेचर जो है वो फिक्स होगा, टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होगा. मैथमेटिकली इफ़ V एंड P स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम एंड प्रेशर, V जो है वो वॉल्यूम का सिंबल है और P जो है वो प्रेशर का सिंबल है ऑफ अ गैस रिस्पेक्टिवली, देन V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P. उसके बाद प्रोपोर्शनलिटी के साइन को इज इक्वल टू में चेंज किया तो कांस्टेंट लगाएंगे, तो हमारे पास ये फॉर्मूला हो जाएगा PV इज इक्वल टू कांस्टेंट. If a gas has different sets of pressure and its corresponding volumes like P1 V1, P2 V2 and so on Pn Vn, then according to Boyle's law, यहाँ पर अगर हम मुख्तलिफ टाइम के अंदर या मुख्तलिफ स्टेप्स के अंदर जब हम इसके प्रेशर और वॉल्यूम को चेक करते हैं तो यहाँ पर एक टाइम पे जो इसका प्रेशर है अगर वो P1 V1 है और दूसरे टाइम पे जब हमने नोट किया तो P2 V2 हो गया, तो इसके बाद हम इस फॉर्मूले को इस तरह भी लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 एंड सो ऑन इज इक्वल टू Pn Vn इज इक्वल टू कांस्टेंट. तो इसका मतलब हुआ कि बॉयल्स लॉ के मुताबिक अगर हम मुख्तलिफ इंटरवल के अंदर अगर हम उस गैस के प्रेशर और वॉल्यूम को नोट करेंगे तो तमाम जो डिफरेंट सेट ऑफ प्रेशर सेट्स होंगे तो वो जो सब होंगे उनका रिजल्ट जो आएगा वो कांस्टेंट आएगा. नाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ. The value of constant in Boyle's law depend on the mass of the gas. If the mass of the gas also change, it can be easily shown that delta PV upon delta M is equal to constant. इसका मतलब ये हुआ तो जो बॉयल्स लॉ के कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो मास के ऊपर डिपेंड कर रही है. अगर मास जो है वो चेंज हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर ग्राफ के अंदर आपको इस ग्राफ में शो किया गया है कि हॉरिजॉन्टल यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर V लिया गया है और वाई एक्सिस के ऊपर P लिया गया है, और यहाँ पर मुख्तलिफ वैल्यूज़ को लिया गया है
पहले जो पॉइंट आ रहा है उसके अंदर P1 V1 है, या इसको हम कह सकते हैं V1 इज मल्टीप्लाई बाय P1। इसी तरह एक दूसरा पॉइंट के ऊपर ग्राफ को शो किया गया है जो कि पॉइंट P2 V2 है, या जिसको हम V2 मल्टीप्लाई बाय P2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम इस तरीके से मुख्तलिफ सेट ऑफ पॉइंट्स लेते हैं तो हमारा जो ग्राफ यहाँ पर शो होता है वो हाइपरबोलिक ग्राफ है, यानी कर्व की फॉर्म में आएगा। तो इसी तरह यहाँ पे अ ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज शोन इन फिगर, इट इज़ हाइपरबोलिक। द ग्राफ shows that the volume varies with pressure in such a way that the product is constant। तो यहाँ पर ये जो मतलब ये आपको बता रहा है कि जब हम वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान ग्राफ बनाएंगे तो वो हाइपरबोलिक फॉर्म के अंदर बनेगा, कर्व की फॉर्म में हमें नज़र आएगा। नाउ द सेकंड part is Charles' law. According to the statement, the law states that the volume of a given mass of a gas is directly proportional to its absolute temperature provided the pressure is constant। तो ये सेकंड के अंदर चार्ल्स लॉ के मुताबिक जो वॉल्यूम होता है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट रखा जाता है। तो यहाँ पर आपने एक बात नोट करनी है कि जहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो वो बॉयल्स लॉ होगा, और जहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट होगा वो चार्ल्स लॉ होगा। तो चार्ल्स लॉ के अंदर वॉल्यूम जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम गैस के वॉल्यूम को इंक्रीज़ करते हैं तो उसका टेम्परेचर जो है वो भी इंक्रीज़ करेगा, लेकिन प्रेशर जो है वो कांस्टेंट हो। तो मैथमेटिकली इफ़ V एंड T स्टैंड रिस्पेक्टिवली फॉर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, V जो है वो सिंबल है वॉल्यूम का, T जो है सिंबल है टेम्परेचर का, तो हम मैथमेटिकली बॉयल चार्ल्स लॉ को इस तरह लिख सकते हैं V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। उसके बाद जब हमने कांस्टेंट लगाया तो V इज इक्वल टू KT हो जाएगा, where K is a constant if V1 V2 are volumes of the gas at temperature T1 T2 respectively। अगर हम मुख्तलिफ वॉल्यूम और टेम्परेचर लेते हैं तो हमारा ये जो फॉर्मूला है वो इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। तो यहाँ पर P जो है वो कांस्टेंट है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। Since the volume varies directly with temperature, the graph plotted between these quantities is a straight line as shown in figure। तो यहाँ पर जब हम इसके ग्राफ को देखते हैं चार्ल्स लॉ के अंदर तो हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस के ऊपर टेम्परेचर लिया आ रहा है और वाई एक्सिस के ऊपर वॉल्यूम लिया आ रहा है। तो जब हम मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर इसको शो करते हैं, यानी कि मुख्तलिफ इंटरवल में जब हम लोड करते हैं वैल्यू को, तो ये एक स्ट्रेट लाइन शो करता है। तो स्ट्रेट लाइन ये शो करती है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इफ़ अ स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन्ड इज एक्सटेंडेड इट कट्स द टेम्परेचर एक्सिस एट -273 डिग्री सेल्सियस वेयर द वॉल्यूम ऑफ गैस इफ एग्जिस्टेड इज ज़ीरो। अ गैस विद ज़ीरो वॉल्यूम इज अनटेंजिबल कॉन्सेप्ट। अ गैस विद ज़ीरो वॉल्यूम कैन नॉट बी एग्जिस्ट। जब वॉल्यूम ज़ीरो होगा तो लाजमी बात है गैस ही नहीं, बिकॉज अ गैस इज़ अ काइंड ऑफ मैटर विच ऑक्यूपाइज स्पेस। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट द गैस इज लिक्विफाइड मच बिफोर रीचिंग दिस पॉइंट, हैंस चार्ल्स लॉ कैन नॉट बी अप्लाइड। तो ये आपकी एक्सप्लेनेशन थी चार्ल्स लॉ। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ड्राइव जनरल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू NRT। तो ये हम फॉर्मूला है जो कि जनरल गैस इक्वेशन का कहलाता है और इसको ड्राइव करना है। एन इक्वेशन रिलेटिंग ऑल द थ्री क्वांटिटीज़ प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज कॉल्ड जनरल गैस इक्वेशन। अब हम इसकी डेरिवेशन को देखते हैं।
को सबसे पहले हम लेट करते हैं या सपोज किया हमने PV and T be the pressure, volume and temperature of a gas according to Boyle's law। सबसे पहले हमने बॉयल्स लॉ को लिया और उसके फॉर्मूले को लिखा V इज़ दैट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P या V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P। फिर हमने चार्ल्स लॉ को लिया V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। बॉयल्स लॉ के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट है और चार्ल्स लॉ के अंदर जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है। उसके बाद जब हमने इन दोनों लॉज को ज्वाइन किया, कंबाइन किया, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो बन रहा है V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T/P। उसके बाद हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वलिटी में चेंज किया तो कांस्टेंट लगाया, तो हमारे पास ये फॉर्मूला अब आ गया PV/T इज इक्वल टू कांस्टेंट। उसके बाद इफ़ P1 V1 T1 एंड P2 V2 T2 डिफाइन 2 स्टेट्स ऑफ अ गैस, देन अब यहाँ पर हम मुख्तलिफ स्टेट्स को जब हम लेते हैं तो इसका मतलब लाजिम बात है एक स्टेट के ऊपर जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर होगा वो अलग होगा और दूसरे के अंदर अलग होगा। तो हमने पहली स्टेट को 1 का नाम दिया और दूसरी स्टेट को 2 का नाम दिया। तो उसके बाद यही फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा P1 V1/T1 इज इक्वल टू P2 V2/T2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये P1 और P2 जो दो आ रहे हैं ये मुख्तलिफ स्टेट्स हैं, तो उसके ऊपर जो फॉर्मूला बनेगा वो इस तरह बन जाएगा। द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द गैस एक्सप्रेस इन मोल्स। फॉर 1 mole of a gas the constant has particular name, the universal gas constant. It is denoted by R। अब यहाँ पर कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो मास के ऊपर डिपेंड करती है जिसको मोल में लिया जाता है, और ये जो कांस्टेंट है इसको हम नाम देते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का, और इसको कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया जाता है। इन द सिस्टम इंटरनेशनल द वैल्यू ऑफ R इज़ गिवन बाय, अब इसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है तो फिक्स वैल्यू होगी, तो इसकी जो वैल्यू है वो ली आती है 8.3145 जूल पर मोल केल्विन। फॉर अगर n मोल्स ऑफ द गैस होंगे द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट इज़ NR। अब अगर लाजी बात है मोल्स अलग अलग हो सकते हैं, तो यहाँ पे एक जनरल फॉर्म के अंदर इसको n से रिप्रेजेंट किया गया है, तो अगर n मोल्स होंगे तो NR हो जाएगा। फॉर्मूले को यानी कि हम इस तरह लिख सकते हैं। हेंस अब हमारे इसके बाद ये जो फॉर्मूला हमने ऊपर लिखा था, अब कांस्टेंट की यहाँ पे क्या आ जाएगा, NR आ जाएगा। इसी तरह अब हम मुख्तलिफ स्टेट्स की जगह बजाय हम फॉर्मूले को जो हमारा एक्चुअल फार्मूला था हम उसको लिखते हैं, तो PV/T इज इक्वल टू NR हो जाएगा। उसके बाद PV इज इक्वल टू, ये T डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो PV इज इक्वल टू NRT हो जाएगा। दिस इज़ द फेमिलियर फॉर्म ऑफ द जनरल गैस इक्वेशन, और ये हमने फॉर्मूला था जो ड्राइव करना था PV इज इक्वल टू NRT। P का मतलब प्रेशर, V का मतलब वॉल्यूम, N का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, R का मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T का मतलब टेम्परेचर। R की वैल्यू फिक्स दैट इज़ 8.3145 जूल पर मोल केल्विन, ये इसकी वैल्यू फिक्स है। तो इस तरीके से हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया PV इज इक्वल टू NRT, और जो कि कहलाता है जनरल गैस इक्वेशन। Now next, question number 9. Question number 9 is define and explain the following. Number 1, heat capacity. Number 2, specific heat capacity. अब हम फर्स्ट यानी कि हीट कैपेसिटी को एक्सप्लेन करते हैं और उसकी डेफिनेशन करते हैं। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ हीट कैपेसिटी, इफ़ डेल्टा Q इज़ द अमाउंट ऑफ हीट needed to raise the temperature of a sample through delta T, then the ratio delta Q upon delta T is known as the heat capacity of the sample। तो यहाँ पर एक बात ध्यान में रखें कि Q जो है वो हीट का सिंबल है, तो जो रेशो होती है डेल्टा Q अपॉन T
is called heat capacity of the sample. अब यहाँ पर हम इसके फॉर्मूले की बात करते हैं. इट इज़ डिनोटेड बाय C. इसको कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं. सो दैट द फॉर्मूला इज C इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा Q. डेल्टा Q का मतलब चेंज इन हीट, डेल्टा T का मतलब चेंज इन टेम्परेचर. द यूनिट in the system international, the unit of heat capacity is J minus 1 in joule per Kelvin. This is the unit of heat capacity. Now, the second topic is specific heat capacity. According to the definition of specific heat capacity, the quantity of heat required to change the temperature of 1 kg of mass of a substance by 1 Kelvin is called specific heat capacity. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक सब्सटेंस है जिसका मास जो है वो 1 kg है, उसके बाद हम उसके टेम्परेचर को 1 केल्विन इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगी दैट इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी भी सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है वो 40 है और हम उसको 41 करना चाहते हैं, तो उसके लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी दैट इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. मैथमेटिकली इफ डेल्टा Q is the amount of heat added to raise the temperature of 1 kg of a substance through delta T, then तो यहाँ पर पहले पोर्शन के अंदर डेल्टा Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T. हम इसको नाम दिया इक्वेशन 1 का. डेल्टा Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, हमने इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 2 का. यहाँ पर एक बात ध्यान में रखें कि अमाउंट ऑफ हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा T के. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम हीट को इंक्रीज़ करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा. सेकंड इक्वेशन के मुताबिक अगर मास अगर ज़्यादा होगा तो हीट भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी, अगर मास कम होगा तो हीट भी कम रिक्वायर्ड होगी. तो बाय कंपेयरिंग 1 और 2 उसके बाद हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं. नाउ जब हमने इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया तो लेफ्ट हैंड साइड में डेल्टा Q था तो डेल्टा Q रहा. उसके बाद राइट हैंड साइड में दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हुई तो डेल्टा Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M डेल्टा T. उसके बाद हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वलिटी में चेंज किया, कांस्टेंट लगाया, तो डेल्टा Q इज़ इक्वल टू कांस्टेंट M डेल्टा T. डेल्टा Q इज़ इक्वल टू C M डेल्टा T. यहाँ पे तो कांस्टेंट है वो C से रिप्रेजेंट किया जाता है, और C जब हमने लेफ्ट हैंड साइड पे किया तो M डेल्टा T मल्टीप्लाई हो गए थे, वहाँ गए तो डिवाइड हो गए. तो फॉर्मूला हो गया C इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन M डेल्टा T, वेयर C इज द कांस्टेंट एंड नोन एज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस. नाउ द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन ऐसे सिस्टम, द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज जूल पर kg केल्विन, J kg माइनस 1 K माइनस 1. तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है इसका फॉर्मूला जो है वो C इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन M डेल्टा T. C का मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, डेल्टा Q का मतलब चेंज इन हीट, M का मतलब मास ऑफ द सब्सटेंस, डेल्टा T का मतलब चेंज इन टेम्परेचर. उसके बाद द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज J जूल पर kg केल्विन. Now we are solving the problems of chapter number 11, numericals of chapter number 11. The question number 1 is the metal rod of diameter 1 centimeter measures 50 centimeter in length at 20 degrees Celsius. When it is heated to 95 degrees Celsius, its length becomes 50.06 centimeter. What is the coefficient of linear expansion of the rod? What will be its length when it is cooled to 0 degrees Celsius?
इस क्वेश्चन के अंदर एक मेटल रॉड है जिसका डायमीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर है और जिसकी लेंथ जो है वो 50 सेंटीमीटर है 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, यानी कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इसकी जो लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर है। उसके बाद जब इसको हीट किया जाता है 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो इसकी लेंथ जो है वो 50.06 सेंटीमीटर हो जाती है। उसके बाद इस क्वेश्चन के अंदर आपको कहा जा रहा है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और इसकी लेंथ मालूम करनी है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ द क्वेश्चन, डी डायमीटर इज गिवन 1 सेंटीमीटर, L1 इज गिवन 50 सेंटीमीटर, पहली लेंथ दी हुई है, पहला टेम्परेचर दिया हुआ है 20 डिग्री, सेकंड टेम्परेचर दिया हुआ है 95 डिग्री, सेकंड यानी कि फाइनल लेंथ दी हुई है 50.06 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने दो पार्ट के अंदर क्वेश्चन है, तो हमने पहले डेल्टा T1 मालूम किया। डेल्टा T1 का मतलब पहले दो टेम्परेचर का डिफरेंस मालूम किया, 95 - 20 दैट इज इक्वल टू 75। उसके बाद नेक्स्ट टेम्परेचर्स का डिफरेंस निकाला तो उसको डेल्टा T2 का नाम दिया, तो 0 - 20 आंसर इज -20 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद लेंथ का डिफरेंस निकाला, 50.06 - 50 इज इक्वल टू 0.06 सेंटीमीटर। रिक्वायर्ड इज पहला पार्ट ए में हमें मालूम करना है अल्फ़ा द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और हमें लेंथ एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो हमें ये दो चीज़ें मालूम करनी। तो हम यहाँ पर अल्फ़ा मालूम करने के लिए डेल्टा L इज इक्वल टू अल्फ़ा L1 डेल्टा T1 फार्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें अल्फ़ा मालूम करना है और अल्फ़ा जो है वो इस फॉर्मूले के अंदर होता है अल्फ़ा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। उसके बाद जो सेकंड फार्मूला यूज़ करेंगे L0 - L1 इज इक्वल टू अल्फ़ा L1 डेल्टा T2, तो हमें सेकंड फार्मूला ये वाला यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद हमने पहला फार्मूला अल्फ़ा को अलग किया, तो फार्मूला हमारे पास हो गया अल्फ़ा इज इक्वल टू डेल्टा L/L1 डेल्टा T1। उसके बाद हमने बाय पुटिंग वैल्यूज़ पुट की, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू हो गया डेल्टा L की वैल्यू पुट की, 50 L1 दिया था, 75 डिफरेंस था डेल्टा T1। उसके बाद जब हमने इनको सॉल्व किया तो आंसर इज 16 मल्टीप्लाई 10 पावर -6 per degree Celsius. Now the second part of question number 1, L नॉट या L0 भी कह सकते हैं, L0 - L1 इज इक्वल टू अल्फ़ा L1 डेल्टा T2। उसके बाद -L1 को वहाँ ले गए राइट हैंड साइड में, तो प्लस हो गया। उसके बाद L1 कॉमन था, दोनों में से कॉमन ले लिया, तो फॉर्मूला हमारा हो गया L0 इज इक्वल टू L1 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T2। उसके बाद हमने बाय पुटिंग द वैल्यूज़ पुट की, L1 की वैल्यू पुट कर दी, अल्फ़ा की वैल्यू पुट की, डेल्टा T2 की वैल्यू पुट की। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो आंसर आया -320 मल्टीप्लाई 10 पावर -6। उसके बाद इसको पावर को रिमूव किया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0.000320। उसके बाद 1 में से इसको माइनस किया, तो आंसर इज 0.99968। फिर इसको 50 से मल्टीप्लाई किया, तो L0 यानी कि L लेंथ एट 0 डिग्री सेल्सियस आंसर आ गया 49.984 सेंटीमीटर। Now the second question is the difference between the lengths of two rods A and B. दो rods दी गई हैं A और B, उनका जो लेंथ का डिफरेंस है दैट इज 60 सेंटीमीटर एट ऑल टेम्परेचर्स। फाइंड देयर ओरिजिनल लेंथ एट 0 डिग्री सेल्सियस। हमें इनकी ओरिजिनल लेंथ मालूम करनी है 0 डिग्री सेल्सियस पे। यहाँ पर गिवन क्या है, हमें अल्फ़ा ए कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ बॉडी ए ये गिवन है 18 मल्टीप्लाई 10 पावर -6, और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ बॉडी बी गिवन है 27 × 10 पावर -6 डिग्री पर डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हमने डेटा लिखा, डेटा के अंदर हमने लेट किया एल ए जो है वो लेंथ ऑफ बॉडी ए है, हमने लेट किया एल बी जो है वो लेंथ ऑफ रॉड बी है।
इन दोनों का डिफरेंस हमें गिवन था, तो हमने सिम्बॉलिकली फॉर्मूले की फॉर्म में हम लिख सकते हैं LA माइनस LB इज इक्वल टू 60। उसके बाद अल्फ़ा ए की वैल्यू गिवन थी, अल्फ़ा बी की वैल्यू गिवन थी, वो हमने डेटा में लिखी। हमें मालूम करना है लेंथ ऑफ रॉड ए एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये हमने लिखा LA एट 0 डिग्री सेल्सियस क्वेश्चन मार्क। इसी तरह लेंथ ऑफ B एट 0 डिग्री सेल्सियस क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे डेल्टा L इज इक्वल टू अल्फ़ा L डेल्टा T। उसके बाद हम ये हमें गिवन है, उसके बाद माइनस बी को LB को हम उस तरफ ले गए, राइट हैंड साइड LA को ले गए, और हमारे पास फॉर्मूला हो गया LB इज इक्वल टू LA माइनस 60। इसको हमने स्टार का नाम दिया। उसके बाद फॉर रॉड ए, अब ये जो फॉर्मूला है, ये जो हमारा फॉर्मूला था, रॉड ए के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा L इज इक्वल टू अल्फ़ा ए LA डेल्टा T। इसको हमने नंबर 1 का नाम दिया। तो रॉड बी के अंदर के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा L अल्फ़ा बी LB डेल्टा T। इसको हमने नंबर 2 का नाम दिया। नाउ बाय कंपेयरिंग 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2 जो हमें मालूम की है उसको हम कंपेयर कर रहे हैं। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो रहेगी अल्फ़ा ए LA डेल्टा T, और राइट हैंड साइड हो जाएगी अल्फ़ा बी LB डेल्टा T। उसके बाद डेल्टा T से डेल्टा T कैंसिल हो गया, तो हमारे पास अब ये इक्वेशन बन गई अल्फ़ा ए LA इज इक्वल टू अल्फ़ा बी LB। उसके बाद हमने यहाँ पे अल्फ़ा को अलग कर दिया और लेंस को अलग कर दिया, तो LA अपॉन LB इज इक्वल हो गया अल्फ़ा बी अपॉन अल्फ़ा ए। उसके बाद अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं। तो LA की वैल्यू तो कैसे रहा, तो LB की हमने वैल्यू वहाँ लिखी थी LA माइनस 60। अल्फ़ा बी की वैल्यू पुट कर दी, अल्फ़ा ए की वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 10 पावर माइनस 6 कैंसिल हो गए ऊपर नीचे दोनों। उसके बाद यहाँ पे 9 के टेबल से इन दोनों को सिंप्लीफाई किया, तो LA अपॉन LA माइनस 60 इज इक्वल हो गया 3/2। उसके बाद LA माइनस 60 यहाँ पर डिवाइड था, तो उधर उस तरफ गया तो मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हमने एक्चुअली क्या किया, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया। LA को 2 से किया और 3 को LA माइनस 60 से मल्टीप्लाई किया। तो नेक्स्ट लाइन इज 2LA इज इक्वल टू 3LA माइनस 60। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 3 को मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट से, 3LA माइनस 6 3 18 180 हो गया। उसके बाद दोनों LAs को एक साइड पे ले गए, तो 2LA यहाँ प्लस है, वहाँ गया तो माइनस हो गया, 3LA माइनस 2LA इज इक्वल टू LA। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे आंसर आ गया 180 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ रॉड ए जो होगी 0 डिग्री सेल्सियस पे वो होगी 180 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने जो क्वेश्चन स्टार्ट थी उसके अंदर हमने LA की वैल्यू को पुट कर दिया, तो LB इज इक्वल टू 180 माइनस 60, द आंसर इज़ 120। तो ये हमारे पास दोनों आंसर आ गए। हमें दोनों की लेंथ मालूम करनी थी 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो A रॉड जो थी उसका आंसर आया 180, और जो B रॉड थी उसका आंसर आया 120 सेंटीमीटर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, वर्क गैस ऑफ अ गिवन मास एट प्रेशर ऑफ 50 centimeter of Hg is heated from 27 degree Celsius to 97 degree Celsius. If the volume is maintained constant, volume constant है, calculate the pressure exerted by the gas. हमें यहाँ पर P1 गिवन है 50 प्रेशर, इनिशियल प्रेशर या पहला प्रेशर 50, T1 पहला जो टेम्परेचर था वो गिवन है। चूँकि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है, तो यहाँ पे हम इसको 273 इसमें प्लस करते हैं टेम्परेचर के अंदर। तो T1 इज इक्वल टू हो गया 27 प्लस 273, ये आ गया केल्विन में कन्वर्ट हुआ 300 केल्विन। इसी तरह T2 टेम्परेचर 97 प्लस 273 370 हो गया। और यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर आपसे कह रहा है वॉल्यूम इज मेंटेन कांस्टेंट, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो हमने V1 और V2 दो वॉल्यूम थे, इसको V ले लिया। प्रेशर हमें मालूम करना है P2,
फॉर्मूला हमने लिखा P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। नाउ सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। फॉर्मूला लिखा P1 V अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V अपॉन T2, यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट था, उसके बाद ये V से भी कैंसिल हो गया, दोनों साइड पे सेम था, तो P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। उसके बाद हमें P2 मालूम करना है, बाकी वैल्यूज़ को राइट हैंड साइड पे ले गए, तो T1 डिवाइड में था, मल्टीप्लाई हो गया, और तो फॉर्मूला हो गया हमारा P1 T2 अपॉन T1। उसके बाद इसमें वैल्यूज़ पुट कर दी, 50 P1 की वैल्यू, T2 की वैल्यू 370 डिवाइड बाय 300। P2 इज इक्वल टू, उसके बाद ये ज़ीरो कैंसिल सिंप्लीफाई हो गए, तो 5 इंटू 37 डिवाइड बाई 3, द आंसर इज 61.67 सेंटीमीटर ऑफ Hg। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4। इफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस हैज़ वॉल्यूम गिवन है 4.5 मल्टीप्लाई 10 पावर -5 क्यूबिक मीटर एट अ प्रेशर ऑफ 30 kPa। kPa मीन्स किलो पास्कल। प्रेशर का जो SI यूनिट होता है वो पास्कल होता है। What will be the volume of gas if the pressure is increased to 50 kPa while the temperature is kept constant? तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर सेकंड वॉल्यूम मालूम करना। तो हमने डेटा लिखा V1, इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ है 4.5 10 पावर -5, इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है 30 kPa, फाइनल प्रेशर दिया हुआ है 50 kPa और फाइनल वॉल्यूम मालूम करना है। तो kPa का मैं दोबारा बता देता हूँ, kPa का मतलब किलो पास्कल, पास्कल इज़ द यूनिट ऑफ प्रेशर। फॉर्मूला लिखा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में V2 मालूम करना है, तो बाकी वैल्यूज़ को उधर ले गए। उसके बाद हमने वैल्यूज़ पुट कर दी क्वेश्चन के अंदर, V2 इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 4.5 मल्टी 10 पावर -5 डिवाइड बाई 50, और जब इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर इज V2 इज इक्वल टू 2.7 मल्टीप्लाई 10 पावर -5 मीटर क्यूब। तो ये हमने इसका फाइनल वॉल्यूम या सेकंड वॉल्यूम मालूम कर लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5 is an electric heater of power 600 watt raises the temperature of 4 kg of a liquid from 10 degrees Celsius to 15 degrees Celsius in 100 seconds. Calculate number 1, हमें क्या मालूम करना है? The heat capacity of the 4 kg of the liquid. Number 2, the specific heat capacity of the liquid. तो इस क्वेश्चन के अंदर एक इलेक्ट्रिक हीटर जो है जिसकी पावर जो है वो 600 वाट है, टेम्परेचर उसका रेज हो रहा है 4 kg लिक्विड में 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तक इन 100 सेकेंड, 100 सेकेंड के अंदर उसका टेम्परेचर जो है वो 10 से 15 हो रहा है। तो हमें इसमें मालूम करना है, हीट कैपेसिटी मालूम करनी है, और नंबर 2 में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मालूम करनी है। तो हमने इस क्वेश्चन के अंदर इसके डेटा को लिया, पावर ऑफ हीटर दिया हुआ है P इज इक्वल टू 600 वाट, M गिवन है, मास गिवन है 4 kg, फर्स्ट टेम्परेचर गिवन है T1 इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस, सेकेंड टेम्परेचर गिवन है T2 इज इक्वल टू 15 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हमने टेम्परेचर का डिफरेंस मालूम किया, डेल्टा T इज इक्वल T2 माइनस T1, 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5। इसमें नंबर 1 हीट कैपेसिटी मालूम करनी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मालूम करनी है, और डेल्टा Q मालूम करना है। क्योंकि डेल्टा Q मालूम होगा तो फिर हम फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यूज पुट करके बाकी आंसर मालूम करेंगे। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा, तो सबसे पहले हम डेल्टा Q चेंज इन हीट का फॉर्मूला लिखा P मल्टीप्लाई बाई T। उसके बाद हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला लिखा डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T।
उसके बाद स्पेसिफिक कैपेसिटी का फॉर्मूला लिखा डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। उसके बाद हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो नंबर 1 पहले हमने डेल्टा क्यू मालूम करना है, तो डेल्टा क्यू पी मल्टीप्लाई बाई टी। उसके बाद डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 600 मल्टीप्लाई बाई 100, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 60,000 जूल। और आपको पता है कि हीट का जो ऐसा यूनिट होता है वो जूल होता है, तो जूल आ गया। नंबर 2, टू फाइंड हीट कैपेसिटी सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। वैल्यूज पुट कर दी। सी यानी कि हीट कैपेसिटी का आंसर आया 12,000 जूल पर केल्विन। उसके बाद नंबर 3 स्पेसिफिक हीट मालूम करनी है, तो इसका फॉर्मूला लिखा सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। उसके बाद हमने वैल्यूज पुट कर दी। डेल्टा क्यू की वैल्यू 60,000, एम की वैल्यू मास की वैल्यू 4, डेल्टा टी डिफरेंस इन टेम्परेचर 5। उसके बाद हमने 60,000 डिवाइड बाय 5 4 20 से डिवाइड किया। द आंसर इज 3,000 जूल पर केजी केल्विन। तो ये हमारा आंसर आ गया स्पेसिफिक हीट का। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन